Good morning, viewers. Lecture series on land law has been continuing. We have already discussed in the last lecture about the reforms introduced by Lord Cornwallis, and the leftover part shall be discussed along with other relevant issue for general importance today. जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बहुत सारा रिफॉर्म किया। उसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू दिलाना, किसानों को कुछ सुविधा देना, किसानों के ऊपर जो एट्रोसिटीज़ हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से, और अंग्रेज़ उसके जो ऑफिसर्स थे जो हार्श नेचर के थे, क्रूएल थे या करप्ट थे, वो लोग ज़्यादा परेशान कर रहे थे। ये सब को देखते हुए तो तीन तरह का तो रिफॉर्म तीन सेक्टर में, उस पर हम लोग पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। तो तीन प्रकार का डिस्प्यूट भी उसी मैकेनिज्म के अंदर सॉल्व होने लगा था। तो एग्रेरियन नेचर का जो डिस्प्यूट था, ये डिस्प्यूट सॉल्व होता था, जो सिस्टम उस समय बनाया गया था उसी समय। दूसरा डिस्प्यूट होता था सेटलमेंट ऑफ लैंड से संबंधित, वो लैंडलॉर्ड और लैंडलॉर्ड के बीच, या लैंडलॉर्ड और रैयत के बीच, या क्राउन और लैंडलॉर्ड के बीच कभी कभी सेटलमेंट का डिस्प्यूट होता था, तो उसका भी मैकेनिज्म बनाया गया। तीसरा होता था रैयतों का डिस्प्यूट, जो रैयती राइट्स के, जितना राइट उस समय मिला था रैयत को, उसी राइट से संबंधित वो डिस्प्यूट होता था। तो रैयती राइट्स का भी डिस्प्यूट समझाया था। उसी रैयती राइट्स के अंदर टेनेंट एंड अंडर टेनेंट, जिसको बटेदार या सिकमीदार आज आप लोग जानते हैं, उन लोग के बीच में भी डिस्प्यूट होता था, तो उसके लिए भी व्यवस्था थी। ये सब मेजर पार्ट ऑफ डिस्प्यूट था, जो कि तीन कैटेगरी में बांटा जा सकता था। पहला एग्रीगेरियन डिस्प्यूट के अंतर्गत पहला हो गया सेटलमेंट ऑफ लैंड, दूसरा हो गया डिस्प्यूट कंसर्निंग रैयती राइट्स, और तीसरा हुआ डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट्स ऑफ अंडर रैयर्स, यानी कि बटेदार या सिकमीदार। तो ये सब की भी व्यवस्था की गई थी। लैंड को कैटेगराइज किया गया था, जैसा कि मैंने पहले बताया। अब लैंड को समझने के लिए आज के तारीख में बहुत लोगों को ये डिफ़िकल्टी होती है, और बोलचाल के भाषा में पढ़े लिखे लोग भी बोलते हैं, कुछ हद तक तो सही है, लेकिन टेक्निकली लॉ फैकल्टी मेंबर्स के लिए, जो लॉ व्यवसाय से जुड़े उनके लिए सही नहीं है। तो आज हम दो शब्द इसी संदर्भ में यहाँ पर क्लियर कर देंगे, लैंड एंड लॉर्ड और लैंड लॉर्ड, क्योंकि लैंड अलग शब्द है और लॉर्ड अलग शब्द है। तो लॉर्ड का सिंपल माने क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से लॉर्ड का माने हुआ मास्टर, यानी कि मालिक या रूलर, शासन करने वाला, किसी भी फॉर्म में उसको जाना जाता हो। जैसे अरबियन कंट्रीज में खलीफा होता था, रूल करता था, यहाँ पर राजा होते थे, और मुग़ल पीरियड में बादशाह होते थे। तो ये सब उसी कैटेगरी में है, रूलर के कैटेगरी में। और लॉर्ड गॉड को भी कहा है, जिनको हम लोग भगवान मानते हैं। हर धर्म में ईसाई लोग गॉड कहते हैं, सब लोग जानते हैं, हम लोग भगवान कहते हैं। तो अंग्रेजी में भगवान को लॉर्ड भी कहते हैं। इसीलिए अगर भगवान का नाम लेते हैं, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड बुद्धा, जो हमारे यहाँ हमारे पूर्वज सनातन हिंदू धर्म के हिसाब से अवतार लिए, अवतार लेके इस धरती पर आए, तो उनको अंग्रेजी बोलचाल भाषा में अंग्रेज़ों ने और अंग्रेजी पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों ने भी लॉर्ड लगा के पुकारना किया। पहले ये सब नहीं था। श्री राम, सिया राम, सीताराम, इस तरह से संबोधन होता था। लेकिन अंग्रेज जब आए और 400 वर्षों में जो उनका कालखंड रहा, उसमें जो पद्धति बदली, उसके अंतर्गत उनको हमारे जो अवतारी पुरुष थे उनके आगे भी लैंड लगा के संबोधन उनके ऑनर में किया गया।
और उसको हम लोगों ने, या तो खुद हम लोगों ने भी, कुछ लोगों पढ़े लिखे जो ज़्यादा थे वो लगाना शुरू किया। तो मेनली ये लॉर्ड एक तो डिक्शनरी मीनिंग है, लेकिन ये लॉर्ड ज़्यादा प्रचलित हुआ क्रिश्चियंस में। क्रिश्चियंस में लॉर्ड एक टाइटिल माना जाता है और यूके से शुरू हुआ। और वहाँ पर आप सभी जानते हैं, जैसे हमारे यहाँ 2 सदन होता है, राज्य में भी और केंद्र में भी। तो चूंकि उसको बोलते हैं बाई कैमरल व्यवस्था संसदीय प्रथा में, तो वहाँ भी है। और आप सभी जानते हैं संविधान का जो प्रमुख अंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिशर्स का बना हुआ है। तो यहाँ के लिए, यहाँ के ऊपर शासन करने के लिए अपने सुविधा के अनुसार सब प्रावधान बनाया, उसी को यहाँ फॉलो किया गया था। अभी बाईकैमरल बना, तो पार्लियामेंट में भी 2 सदन होता है और असेंबली में भी 2 सदन होता है, राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकसभा में लोक प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, राज्यसभा में अलग अलग विभाग से अलग अलग तरह के लोग वहाँ जाते हैं, हर तरह के लोग जाते हैं, तो उसको उच्च सदन भी कहा जाता है। तो उसी तरह से इंग्लैंड में होता था हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। तो लॉर्ड्स में वही लोग जाते थे जो राजे रजवाड़े उनके परिवार के लोग थे, उन लोग को जाता था। तो एक तरह का ये ऑनर भी था और टाइटिल भी था, तो हर तरह से लॉर्ड इस्तेमाल होता था। और लॉर्ड क्राउन को भी इंगित करता था। जैसे वहाँ पर, जैसे हम लोग के यहाँ होता है राज्य में एडवोकेट जनरल और केंद्र में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, माने पूरे भारतवर्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र की ओर से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टेट में राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल सरकारी पक्ष रखते हैं। तो वहाँ पर वैसे वकील को कहा जाता था लॉर्ड एडवोकेट। हमारे यहाँ जैसे लॉ सेक्रेटरी होता है, तो उसी तरह से लॉर्ड एडवोकेट जो होता है, वहाँ पर लॉ डिपार्टमेंट का जो हेड प्रिंसिपल होता है, मतलब प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर ऑफ द स्कॉटलैंड, उसको लॉर्ड एडवोकेट कहा जाता था। उसी तरह से जो जज होता था, लॉर्ड चांसलर, हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द क्राउन, जो प्रिजाइड करता था हाउस ऑफ लॉर्ड्स को। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जो हमारे यहाँ जैसे होता है सभापति, तो उसको लॉर्ड चांसलर बोलते थे। और उसी लॉर्ड शब्द के बाद जब यहाँ पर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जजेस लोग को लॉर्ड और योर लॉर्डशिप बोलने की प्रथा चली, और आज तक हम लोग के जुबान पर आ गई है कि अब हम लोग आज तक बोल रहे हैं। हालांकि जितने भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं वो लॉर्ड नहीं है, किसी भी माने से लॉर्ड नहीं है, और वो व्यवस्था जो अंग्रेजों की थी कब की समाप्त हो चुकी है। लेकिन ये ट्रेडिशनली चलते आ रहा है, उसको लोग ढोते जा रहे हैं, और इस पर समय समय पर काफ़ी विचार विमर्श भी हुआ है। और 1985 या 87 में ऑल इंडिया बार एसोसिएशन का रिजोल्यूशन पास हुआ है कि अब चूंकि यहाँ पर लॉर्ड्स नहीं है, पहले ज़्यादातर जो हाई कोर्ट और जजेज होते थे उसमें कोई ज़रूरी नहीं था कि वो लॉ ग्रेजुएट्स हों, वो एडमिनिस्ट्रेशन से आते थे, आईसीएस वगैरह आते थे, या जो वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर थे बाद में यहाँ आ गए। जैसे हमने बताया कर्नवालिस, तो भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर थे, इसलिए उनको लॉर्ड की उपाधि मिली, लॉर्ड कर्नवालिस। तो उन लोग को लॉर्ड बोला जाता था, इसलिए बोलचाल की भाषा में कोर्ट में उनको संबोधित किया जाता था योर लॉर्डशिप या माई लॉर्ड करके लोग बोलते थे। अगर 2 जज या 2 से ज़्यादा जजेज रहते थे, इसलिए संबोधन होता था योर लॉर्डशिप्स। तो ये एक तरह का रेस्पेक्ट था, रेस्पेक्टेड फॉर्म ऑफ एड्रेस था लॉर्ड कहना। अब हम लोग का जो रिजोल्यूशन पास हुआ ऑल इंडिया बार एसोसिएशन का, उसमें तो ये कहा गया है कि अब ये संबोधन नहीं करना चाहिए। सभी वकीलों को, अधिवक्ताओं को ये मना किया गया है उस रिजोल्यूशन के द्वारा। तो उसका असर 1% से भी कम है।
कुछ कुछ अधिवक्तागण कहीं कहीं पर देखते हैं हिंदी में श्रीमान या हुजूर उर्दू में बोलते हैं, और कहीं पर योर ऑनर भी हाई कोर्ट में बोलते हैं, लेकिन बहुत कम। पटना हाई कोर्ट में भी एक दो ऐसे अधिवक्ता रहे हैं जो श्रीमान का चित्त प्रसन्न हो शुरू करते थे अपने संबोधन में। वो हिंदी में करते थे ज़्यादातर संबोधन। तब मे इट प्लीज योर लॉर्डशिप, ये परंपरा थी बोलने की शुरुआत में। जब बहस करने के लिए कोई अधिवक्ता खड़ा होता तो वो शुरू करते थे संबोधन, श्रीमान का चित्त प्रसन्न हो, हिंदी में बोलते थे। तो अब जो है हम लोग को मना किया गया है, फिर भी हम लोग बोलते जा रहे हैं। हम लोग उस सिचुएशन को पूरा फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी भी माई लॉर्ड योर लॉर्डशिप लोग बोल रहे हैं, लेकिन आज के तारीख में अगर कोई योर ऑनर बोलता है, श्रीमान बोलता है, या मिस्टर जस्टिस भी कहने के लिए परमिसिबल है, कह सकता है, तो उसको लोग सही नहीं मानता है। अधिवक्ता लोग ही समझते हैं कि लगता है कि ये बाहर के वकील हैं या लोअर कोर्ट के वकील हैं। और जजेस लोग भी कुछ साइकोलॉजिकली ऐसा देखने को मिला है, उन लोग को भी लॉर्ड सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, और लॉर्ड के अलावा दूसरा कुछ सुनने में उतनी प्रसन्नता नहीं रहती है। तो खैर ये तो हुआ, विषयांतर हो गया। लेकिन लॉर्ड इसलिए हम बता दिए कि लॉर्ड फिर जब लैंड में जुटेगा तब क्या होगा, ये रेलिवेंट है। इसी को समझने के लिए लॉर्ड बता दे कि लॉर्ड का असली माने क्या है, कैसे लॉर्ड इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। अब लैंड के संदर्भ में तो लैंड तो आप सभी जानते हैं, हर आदमी समझता है जैसे ही लैंड बोलेंगे तो लैंड माने मिट्टी है, लैंड का माने सॉइल है, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये भूमि जो है, धरती जो है, अर्थ जो है, तो वो लैंड है। अब कितना बड़ा लैंड है, टुकड़ा कितना बड़ा है, वो अलग अलग है, और लैंड का प्रकार कितना है वो अलग अलग है, लेकिन सरफेस ऑफ अर्थ उसी को लैंड कहते हैं। ये डिक्शनरी मीनिंग हुआ और ऑर्डिनरी मीनिंग हुआ कि सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड। अब जो दलदल है, हालांकि वो भी दलदल भी है, जहाँ पर बालू है रेगिस्तान में, वो भी लैंड का ही पार्ट है। लेकिन जब हम लैंड लॉ से संबंधित बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे प्रमुख बात है एग्रीकल्चर लैंड का। तो कई पार्ट में बांटा गया है, और आगे भी उस पर हम चर्चा करेंगे, पीछे भी कुछ बता चुके हैं। तो सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस, तब सॉलिड पार्ट, इसका मतलब जो सॉलिड नहीं है, जैसे उसमें दलदल आता है या जो पानी के अंदर डूबा हुआ, वो अपने आप एक्सक्लूड हो गया। लेकिन सॉलिड पार्ट में ऐसा पार्ट है जिसमें बालू है, तो फिर फर्दर उसका क्लासिफिकेशन हुआ। जिस पर पहाड़ है वो भी सॉलिड पार्ट है, जिस पर वृक्ष लगा हुआ है, जंगल है, वो भी सॉलिड पार्ट है। तो जनरल टर्म में सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस को हम लोग लैंड कहते हैं। लेकिन जब और इसके आगे बढ़ेंगे टेक्निकलिटी में, तो लैंड जो है, और कई लॉ उस पर हैं जिसके अंदर लैंड का मतलब हुआ लैंड के नीचे जो भी है उसी लैंड में है, और लैंड के ऊपर जो एयर है, ओपन स्काई है, ये सब उसी का पार्ट है। इस समझने के लिए अभी बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक 4 कट्ठे का लैंड खरीदा, रईती राइट्स है उस लैंड पर, रैयत का जिसका है उससे आपने खरीदा, तो आपको उस लैंड में राइट हो गया। उस लैंड के नीचे में जो चीज़ है उस पर भी उसका राइट हो गया। उस लैंड के ऊपर जो स्पेस है, ओपन स्पेस, हवा है और आकाश है, माने ओपन स्पेस को आकाश कहते हैं। और लेकिन चूंकि हवा भी अभी सर्टेन एरिया तक हवा है एटमॉस्फेयर में, तो ये सब आपका हो गया, ये लैंड के डिफिनेशन में इंक्लूडेड है। हाँ, कुछ अलग कानून है जिसमें कि आपके लैंड के अंदर माइंस एंड मिनरल्स मिल जाए, खजाना मिल जाए, तो उसके लिए फिर अलग है। माइंस एंड मिनरल्स के लिए माइंस एंड मिनरल्स एक्ट है, और कई तरह तरह का उसमें एक्ट है, माइनर मेजर मिनरल्स एक्ट है, वो अलग एक्ट है, उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। और अगर खजाना मिल जाए तो उसके लिए अलग है, ट्रेजर ट्रोव एक्ट है, उसमें सरकार का अधिकार हो जाता है। माइंस एंड मिनरल्स में सरकार का अधिकार, तो वो सब बाद के प्रावधान में आया।
उसका अलग अलग एक्ट बना, वो उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन वो सब इस मेन स्ट्रीम से हट करके है, लेकिन वो भी कनेक्टेड और रिलेटेड है, तो उस पर बाद में चर्चा करेंगे, और सब्जेक्ट वाइज जब एक्ट वाइज चर्चा करने का समय आएगा तो करेंगे। तो ये आप समझ गए। अब हम लोग जितना लैंड से मतलब रखते हैं अभी लैंड लॉ से कंसर्निंग, उसमें है बेसिक एग्रीकल्चरल लैंड। पहले भी बता चुके थे, कुछ ऐसा लैंड है जिसमें एग्रीकल्चर होता है, कुछ ऐसा लैंड है जिसमें नहीं होता है, और नहीं होने वाला में कई एक कैटेगरी लैंड है, जैसे पानी में डूबा रहता है और अगर वो झील भी नहीं है, नदी भी नहीं है, समुद्र भी नहीं है, झरना भी नहीं है, तो उसको चौर बोलते हैं। चौर में कहीं कहीं है सालों भर पानी रहता है, कोई फसल नहीं होता है, और कहीं चौर में है कि जब पानी कमता है तो एक फसल होता है, उसमें अलग अलग क्रॉप होता है, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग जगह में। तो कुछ ज़मीन है कि चारों तरफ से पानी है, बीच में ज़मीन है, जिसको आईलैंड बोलते हैं। तो नदी में अगर वैसा उभर गया तो उसको दियारा बोलते हैं, तो दियारा लैंड हो गया, आईलैंड हो गया। वो अलग अलग जगह में अलग अलग सिचुएशन में लैंड का इस्तेमाल होते आया है। अब इसी लैंड और लॉर्ड दो शब्द से मिलकर के बन गया लैंड लॉर्ड। तो लैंड लॉर्ड का सीधा डिक्शनरी मीनिंग क्या हुआ? जमीन के मालिक। लॉर्ड का माने मालिक भी होता है, मास्टर बताए थे, मास्टर मतलब मालिक, रूलर, गॉड, या क्रिश्चियन में जो टाइटल कहा जाता है लॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड हम लोग जो बोलते हैं आज के तारीख में, आज भी बहुत लोग बोलते हैं, वकील लोग भी बोलते हैं, लिखा हुआ भी देखे हैं। हम लोग के पास जमीन है तो हम लोग समझते हैं कि हम लैंडलॉर्ड हैं। एक्चुअली हम लैंडलॉर्ड नहीं हैं। डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से जमीन के हम मालिक हैं तो हम लैंडलॉर्ड हैं उस हिसाब से, लेकिन लॉ में टेक्निकली हम लैंडलॉर्ड नहीं हैं। यहाँ पर लैंडलॉर्ड का सेंस जो है, जहाँ से ओरिजिनेट किया परमानेंट सेटलमेंट के बाद, तो जिसको पूरा राइट दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो राइट दिया गया परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार को। तो एक्चुअली जमींदार ही लैंडलॉर्ड था और उसी को लैंडलॉर्ड कहा जाता था और समझा जाता था। और जब जमींदारी का एवोल्यूशन हो गया तो जमींदार के जगह पर सरकार आ गई, जहाँ भी राज्य की सरकारें हैं, तो अब राज्य सरकार लैंडलॉर्ड है। हम लोग लैंडलॉर्ड नहीं, हम लोग लैंड ओन एंड परचेस करते हैं एज ए टेनेंट। हम लोग टेनेंट हैं और लैंडलॉर्ड सरकार है, यानी कि जिसको हम रईती अपना जमीन मानते हैं उसका भी मालिक सरकार ही है। इसमें कई बार कन्फ्यूजन भी हुआ था, जुडिशियल एकेडमी में पूछा गया था कि तब हमको टाइटल कैसे हुआ, तो उसके बारे में हमने समझाया था। वो बीटी एक्ट का जो प्रावधान है और मसूमात उगनी वाला केस है, उससे सब समझाए थे। फिर जहाँ पर संदर्भ आएगा तो वहाँ पर उसके बारे में बताएंगे। तो ये समझ लीजिए कि लैंडलॉर्ड का माने जमींदार। बहुत क्लाइंट लोग मेरे पास आते हैं और पढ़े लिखे लोग आते हैं, डिफरेंट क्षेत्र के लोग आते हैं, या एडवोकेट्स लोग आते हैं, कभी कभी जजेज जुडिशियल ऑफिसर्स को भी बोलते सुना है कि ये तो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं। मान ली मेरे पास 50 बीघा जमीन है, तो कहते हैं आज के तारीख में आपके पास 50 बीघा जमीन है तो आप तो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं। 50 बीघा क्या 5000 बीघा भी रहेगा तो हम लैंडलॉर्ड नहीं, उस सेंस में टेक्निकली। तो ये लोग हिंदी में भी लोग बोलने लगे हैं कि तो बहुत बड़े जमींदार हैं सर। 2-3 बार ऐसा मौका मिला, क्लाइंट आया 3-4 आदमी के साथ, तो आपस में बात हुआ, परिचय हुआ, तो कहीं तो बहुत बड़े जमींदार हैं। तो जमींदार बोले तो हम समझे कि एक्स लैंडलॉर्ड है अब जमींदार। तो बातचीत करते करते पता चला नहीं, उनके पास काफ़ी ज़मीन है इसलिए वो जमींदार है। तो आजकल लोग जमीन जिनके पास है उसको जमींदार समझते हैं। ये टेक्निकली गलत है, या कहिए ये मिसनोमर है। मोटा मोटी समझने के लिए ठीक है, लेकिन जब लॉ के संदर्भ में बात करेंगे तो सही नहीं है। वो एक्चुअली उसको कहना चाहिए जो कि कुछ एक्ट बना है, जैसे सीलिंग एक्ट बना, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बना और अदर एक्ट्स बना, उसमें पढ़ने से पता चलेगा। होम स्टेट टेनेंसी एक्ट, कई ऐसे एक्ट हैं जिसके बारे में बताएंगे आगे। तो लैंड होल्डर्स कहलाते हैं। जो किसान हैं, जो रैयत है,
उनके पास 10, 20, 50, 100 बीघा ज़मीन है, तो दे आर लैंड होल्डर्स। और उनके जैसे हमारे पास 100 एकड़ ज़मीन है, तो आई एम ए लैंड होल्डर होल्डिंग 100 एकर्स ऑफ लैंड। तो मेरा 100 एकर्स मिला करके मेरा एक होल्डिंग माना जाएगा, मेरा वो एक होल्डिंग है। एक होल्डिंग होता है जो म्युनिसिपल एरिया में या नोटिफाइड एरिया में या कॉरपोरेशन में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट के तहत बहुत सारे एक्ट्स और रूल्स हैं, उसमें जो मकान होता है उसका होल्डिंग नंबर बनता है। वो होल्डिंग डिफरेंट सेंस में है, आई लैंड होल्डिंग डिफरेंट सेंस में है। इसलिए आप अगर गौर से देखिएगा रजिस्टर 2 में, तो ओरिजिनली जो रजिस्टर 2 छपा था उसमें प्लॉट नंबर, खाता नंबर का कोई कॉलम नहीं था, उसमें कॉलम था होल्डिंग नंबर का। तो होल्डिंग नंबर में कोई नंबर नहीं होता था, होल्डिंग में जितना एरिया रहता था वो लिखा रहता था कि इतने एरिया का इनका होल्डिंग है, मतलब ये रैयत के पास इतना लैंड है और उसका रेंट कितना है, उसका नाम, पिता का नाम, गांव का नाम और होल्डिंग माने एरिया टोटल और प्लस रेंट, इतना ही लिखा रहता था। बाद में बहुत कन्फ्यूजन होने लगा, कई तरह का डिस्प्यूट होने लगा, तो लोग उसमें खाता नंबर वगैरह, प्लॉट नंबर वगैरह भी भरने लगे। पहले रसीद में भी, सरकारी रसीद में कुछ नहीं रहता था। बाद में वो हालांकि स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं बना, लेकिन वो एक्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन से ये सब होने लगा कि आपस में भी विवाद होता था, रैयतों के बीच में या सरकार से भी विवाद होता था, इसलिए वो ऐसा नहीं हो, इस कारण से ये सब होने लगा। तो लैंड समझ गए, लैंडलॉर्ड समझ गए, लैंड होल्डर समझ गए, और लैंड ओनर तो समझ ही रहे हैं। तो लैंड होल्डिंग का लॉ में जो मतलब है, टोटल लैंड पजेस्ड बाय ए पर्सन एज ओनर। उतना ही नहीं, उसको और आगे एक्सटेंड किया गया है कि ओनर तो है ही है लैंड होल्डर, लेकिन मान लीजिए कि 100 एकड़ जमीन हमने किसी से मॉर्गेज में लिया है 10 साल के लिए या 20 साल के लिए, तो हम भी उसको कहेंगे कि इट इज़ माई लैंड होल्डिंग। तो उस कैटेगरी में एक्सटेंड किया गया है, ओनर के कैटेगरी में, मॉर्गेजी को भी, लेसी को भी और लाइसेंसी को भी। जब तक वो सबसिस्ट करता है, मॉर्गेज, लीज और लाइसेंस, तब तक वो लैंड होल्डिंग कहलाएगा, पजेस्ड बाय दैट लैंड होल्डर। उसके लिए वो लैंड होल्डर हो गया। और लैंड से जो रेंट आता था, जो किराया आता था, या टैक्स कहिए, टैक्स कहना गलत है, बाद में कानून बना तो उसको क्लासिफाई किया गया कि टैक्स किसे कहते हैं, रेंट किसे कहते हैं, और लैंड रेवेन्यू किसे कहते हैं, सेस किसे कहते हैं, ये सब अलग अलग है। वो जिस समय जिस एक्ट का संदर्भ आएगा तो उसमें डिटेल बताएंगे, अब यहाँ पर पासिंग रेफरेंस के लिए बता रहे हैं। तो जमीन से जो लगान जमींदार लेता था रैयत से, तो हुआ रेंट। कौन जमीन से? जिसमें रैयत खेती करता था, उसी को लगान, मालगुजारी या रेंट कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी जमीन था जिसका की खेती नहीं होता था, अर्बन और सब अर्बन एरिया में था, कॉमर्शियल यूज होता था, और वहाँ पर वैसे जगह पर कोई म्युनिसिपल लॉ नहीं था या नोटिफाइड एरिया कमेटी नहीं था जो उसी एक्ट के तहत होता है। तो इसीलिए वो सब में जो ओपन लैंड होता था, जिसका कि अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होता था, तो उसके लिए जो रेंट सरकार लेती थी उसको बोला जाता था ग्राउंड रेंट। इसलिए बहुत सा रसीद मिलेगा, पुराने डॉक्यूमेंट में आपको मिलेगा ग्राउंड रेंट। उसको उर्दू में बोला जाता था मुतफरका। मुतफरका का मतलब लिटरल मीनिंग होता है मिसलेनियस। तो इससे पता चलता है कि अदर देन वो लैंड रेवेन्यू है। तो एक तरह का वो भी लगान जमींदार लोग लेता था, ग्राउंड रेंट भी लेता था, ग्राउंड रेंट भी लेता था। अब जो लैंड रेवेन्यू था उसका क्या प्रकार होता था? तो लैंड रेवेन्यू भी दो तरह से लिया जाता था। शुरू में जब ईस्ट इंडिया कंपनी लेने लगा तो अनाज ही लेता था, गैस का कमी था। जैसे जैसे कहीं कहीं कुछ सुविधा हुआ तो क्रमशः दोनों तरह की व्यवस्था की गई, कैश रेंट भी होने लगा और काइंड रेंट भी। जो जिस प्रकार का किसान उपज किया उसी में वो हिस्सा बांट करके ले रहता था, 1/3। तो जो काइंड रेंट होता था उसको भावली बोलते थे, और कैश रेंट जो होता था उसको
नकदी बोलते थे। जब बाद में बीटी एक्ट आया और बीटी एक्ट का प्रावधान बना तो उसमें ये सुविधा दिया गया, क्योंकि उसमें परेशानी बहुत होती थी, रईतों की बहुत परेशानी होती थी। कारण क्या है कि मान लीजिए कि एक रैयत है, उसके पास 50 एकड़ ज़मीन है या 5 एकड़ ज़मीन है, और 5 एकड़ ज़मीन में वो धान लगाया, तो अलग अलग जगह पर एक ही प्लॉट 5 एकड़ का नहीं, कई टुकड़ा में है, कहीं की मिट्टी अच्छी है, कहीं की मिट्टी अच्छी नहीं है, कहीं पर सिंचाई की सुविधा है, कहीं नहीं है। कई कारणों से एक समान क्रॉप सभी फील्ड में नहीं हुआ, सभी खेत में एक समान नहीं हुआ। तो लैंडलॉर्ड का जो इम्प्लाई जाता था वो एसेस करता था कि जो सबसे जिसमें ज़्यादा यील्ड हुआ है, ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है, और उसको वो मेज़र करके कहता था 1 बीघा में 20 मन हुआ है, तो 5 बीघा है तो 100 मन में से हमको 1/3 दे दो। और किसान कहता था 1 बीघा में हुआ, बाकी में तो हमारा 1 बीघा में 5 ही मन हुआ है, वो खराब है, और उसके अलावे किसी में 10 मन हुआ है, तो ऐसा हम कैसे देंगे। तो सबको मिला करके और असेस करके कीजिए। तो बाद में फिर ये सब बहुत लड़ाई चलता था। तो टग ऑफ वार होने के कारण एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया, उसको बोलते थे भावली दाना बंदी, मतलब असेसमेंट ऑफ काइंड रेंट, और वो म्यूचुअल कंसेंट से लैंडलॉर्ड और रैयत के होता था। तो दोनों का रिप्रेजेंटेटिव रहता था, स्पॉट पर जाता था, तो लैंडलॉर्ड सेलेक्ट करता था जो हाईएस्ट यील्ड वाला प्लॉट, और टेनेंट सेलेक्ट करता था लोएस्ट यील्ड वाला प्लॉट, और एक प्लॉट बीच का दोनों मिल के सेलेक्ट करता था। तो 3 तरह का प्लॉट हुआ। तो मान लिए एक प्लॉट में 1 कट्ठा में 1 मन हुआ, और जो लोएस्ट था वो 1 कट्ठा में आधा मन हुआ, और जो कॉमन सिलेक्शन वाला था उसमें आधा मन से कुछ ज़्यादा हुआ। तो तीनों को मिला दिया गया, तीनों को मिला के 3 से भागा करके उसका एवरेज निकाल दिया गया। तो उसी एवरेज को पर कट्ठा क्रॉप माना गया। इसी प्रोसेस का नाम था भावली दानाबंदी। तो इसमें भी बहुत डिस्प्यूट होते रहा। अंत में बीटी एक्ट में प्रावधान बनाया गया, उसको बोलते हैं, उस जमाने में बोलते थे आज़ादी के पहले, दफ़ा 40 सेक्शन 40 बीटी एक्ट में प्रावधान बनाया गया था कि रेंट कॉम्यूटेशन, भावली से उसको नकदी में कन्वर्ट करने का, और रेवेन्यू ऑफिसर बहाल किया गया। अब बजाबते उसका प्रोसीजर था, वहाँ एप्लीकेशन लगता था, नोटिस होता था, सुनवाई होती थी, एविडेंस के बाद वो भावली रेंट को नकदी रेंट में, उसको रेंट कॉम्यूटेशन कहा जाता था। उसी तरह से बहुत सा जमीन ऐसा था जिसमें कि पैदा ज़्यादा होता था, अब बाद में किसी कारण से उसका पैदा कम हो गया, प्राकृतिक और कोई दूसरे कारण से। अब लैंडलॉर्ड वही रेट से रेंट लेना चाहता था, प्रीवियस रेट से टेनेंट नहीं देना चाहता, और कई ऐसे परिस्थिति थी और कारण था जिसके कारण भी डिस्प्यूट होते रहता था। तो उसके लिए भी प्रावधान बाद में बनाया गया। 112 सेक्शन है बीटी एक्ट का, जिसको उस समय बोला जाता था दफ़ा 12। तो उसके लिए अलग मजिस्ट्रेट, सब डिप्टी कलेक्टर रैंक के मजिस्ट्रेट लोग उस जमाने में होते थे, उन लोग को अपॉइंट किया गया था, और वो लोग वो डिस्प्यूट का निपटारा करते थे कि वो रेंट जो है ज़्यादा लगना चाहिए कि कम लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। तो रेंट को कम्यूट करने का, माफ़ करने का या रिड्यूस करने का अधिकार भी दिया गया था रेवेन्यू अफसर को। तो ये सब प्रक्रिया चलते रही है और सतत चलते रही है। उस समय इस सब काम के लिए अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था जिसका नाम था लैंड एंड रेवेन्यू एक्ट। लैंड एंड रेवेन्यू एक्ट 1880, बिहार एक्ट 2 ऑफ 1880, उसी के तहत ये सब कार्रवाई करता था। इस सब के अलावे भी कुछ ऐसा जमीन होता था जो बेलगान होता था। किसी में रैयत का घर रहता था, किसी में खलिहान रहता था, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा श्मशान है, बहुत तरह का रहता था। तो वो सब बेलगान जमीन होता था। फिर बहुत सा जमीन ऐसा था जो ग्रांट था, बाद में उसका बीटी एक्ट में प्रावधान बनाया गया। जमींदार लोग देते थे, तो एम्प्लॉई लोग को भी देते थे जो उनके यहाँ काम करते थे, और तरह तरह का सर्विस देते थे, उन लोग के पास भी ज़मीन रहता था। बहुत बार इसको हमने अपने लेक्चर में बताया है
क्योंकि आज ये सिलसिलेवार लेक्चर चल रहा है, इसलिए यहाँ पर वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि जितने भी व्यूअर हैं सबको समझने में आसानी हो। पढ़ने पर और खोजने पर, काफ़ी रिसर्च करने पर, मेहनत करने पर आपको जो मिलेगा वो सिर्फ आपके मोबाइल पर एक बटन क्लिक कीजिएगा और मेरा लेक्चर सुन लीजिएगा, सब मिल जाएगा, सबकी जानकारी हो जाएगी। तो एक एक करके उसका बताते हैं। जिसका प्रावधान, उसको पर्सनल ग्रांट बोलते थे, वो ग्रांट का प्रावधान बीटी एक्ट में बनाया गया है, जो सेक्शन 181 बीटी एक्ट में है। देखिएगा मिलेगा उसमें। तो उसमें कई तरह का ग्रांट है, जैसे एक एक करके बताते हैं। अगर गोड़ाइत होता था, जो वॉचमैन टाइप का होता था या मसलमैन टाइप का होता था, उसको बराहिल भी कहते थे, तो उसको जमीन मिलता था सर्विस टेन्योर में, जब तक वो सर्विस करेगा तो उसको जमीन दे दिया जाता था, तो उसको बोलते थे सर्विस टेन्योर। और उर्दू में जागीर, तो जागीर का कई कैटेगरी था। जो गोड़ाइत को दिया तो उसको जागीर गोड़ैती बोलते थे। जागीर का मतलब हुआ सर्विस ग्रांट, वो ग्रांट का मतलब दे देना, जिसे गिफ्ट माने दे देना। वो जब तक काम करेगा वो रहेगा, और वो मर जाएगा तो वो हेरिटेबल होगा, उसका बाल बच्चा को मिल जाएगा, वो कंप्लीट उसको मिल जाता था। उसी तरह से कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण जो है पूजा पाठ करता है मंदिर में, तो ब्राह्मण को भी दिया जाता था। आज खास करके जमींदार के द्वारा जो मेंटेन मंदिर होता था, बनाया जाता था। कुछ जमींदार लोग अच्छे भी काम करते थे, क्योंकि ये प्रक्रिया सतत चल रही थी, धीरे धीरे सुधार हो रहा था, तो कुछ अच्छे काम भी हुए। तो बहुत जगह जमींदारों का बनाया हुआ मंदिर वगैरह है पूजा पाठ के लिए, जहाँ मेला वगैरह का भी आयोजन होता था। तो मंदिर में पुजारी की भी व्यवस्था थी, सफाई कर्मी की भी व्यवस्था थी, हर तरह की व्यवस्था रहती थी। आगंतुक के आने जाने के लिए कहीं धर्मशाला बनाया गया, कहीं पंचशाला बनाया गया, ये सब भी होते रहा है। तो वहाँ पर जो ब्राह्मण पूजा पाठ करते थे तो उनको कोई सैलरी नहीं मिलता था, उसके एवज में उनको जमीन दे दी जाती थी। तो उसको बोलते थे, जो ब्राह्मण को दिया गया वो ब्रह्मोत्तर जमीन कहलाता था। ब्रह्मोत्तर, ब्राह्मण सबसे ब्रह्मोत्तर हुआ, माने वो सर्विस ग्रांट था वैसे ब्राह्मण को जो पूजा पाठ करते थे जमींदारी के अंदर रह करके, जमींदार के दिशा निर्देश से, तो उनको भी वो सर्विस टेन्योर था जो हेरिटेबल था। अगर देवी देवता के नाम से, राम कृष्ण महादेव, कोई देवी देवता के नाम से दे दिया गया, लक्ष्मी, काली, दुर्गा, सरस्वती, तो वो जिस देवी देवता के नाम से दिया गया तो वो परमानेंट डेडिकेटेड हो जाता था, उसको देवोत्तर बोलते थे। वो ट्रांसफरेबल नहीं है, वो हमेशा के लिए, सदा सदा सर्वदा के लिए वो वेस्ट कर जाता था डीटी में, तो वो देवोत्तर कहलाता था। उसी तरह से मुस्लिम पीरियड से चला आ रहा है, मुस्लिम पीरियड के बाद जमींदारी पीरियड में भी कैरी ऑन हुआ। तो फकीर लोग होते थे, गरीब लोग, जो कुछ गाते थे, बजाते थे, घूम घूम के भीख मांगते थे। तो जो बादशाह थे या जो नवाब थे या जमींदार थे, खुश होकर के उनको कुछ ज़मीन दे देते थे बसने के लिए, घर बनाने के लिए, या उससे जीविकापार्जन करने के लिए। तो उसको जागीर फकीराना बोलते थे, जागीर फकीराना। और एक तरह का होता था जो मुस्लिम स्कॉलर से, खास करके जब सूफी संतों का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ तो बहुत सारे सूफी संत हुए हैं जिनको की बहुत समाज में प्रतिष्ठा थी, और सही में वो लोग इस्लाम धर्म को जानते, मानते और प्रचार करते थे, और सही तरीके से उसकी व्याख्या करते थे। इसलिए हिंदुस्तान में काफ़ी पॉपुलर हुआ सूफी, और उसी को सही इस्लाम धर्म माना जाता है। तो हिंदुस्तान में ऐसे बड़े बड़े सूफी संत हुए हैं, जैसे आपका अजमेर शरीफ में ख्वाजा साहब हुए, मनेर में, बिहार में मनेर शरीफ है, फिर यहाँ पर कच्ची दरगाह है पटना में, फिर फुलवारी शरीफ में है, आपके बिहार शरीफ में हज़रत मखदूमुल मुल्क याहिया मनेरी मखदूम साहब बहुत बड़े संत हुए हैं। इस सभी संतों को तो, बिहार शरीफ में जो संत हुए उनको तो 1200 एकड़ और प्लस जमींदारी कितना विलेज में दिया गया था उस समय के बादशाह के द्वारा, जो दिल्ली सल्तनत के द्वारा। तो वो प्रोप्राइटरी राइट भी उनको मिल गया था, उसके प्रोप्राइटर जमींदार भी थे, उनके अंदर 1200 एकड़ जमीन भी था, उनका बकास था, जिसको वो सेटल करते थे। तो वो उनका, अभी उनका 11वां जनरेशन चल रहा है मखदूम साहब का, तो वो सब उन्हीं के कब्जे में है। धीरे धीरे लोग बेचते गए ये सब के।
ये जागीर जो था, ऐसे व्यक्ति को जो विद्वान थे, संत थे और धर्म का प्रचार करते थे, मानवता की सेवा करते थे, उनको स्कॉलर थे, इसलिए उनका कैटेगरी अलग था, उनको ओमेदार बोलते थे। ओमेदार, तो जागीर ओमेदार करके उनका रहता था, या सीधे ओमेदार। खतियान में मिलेगा, बिहार में भी मिलेगा, काहे कि एक बार एक केस में मेरे पास आए थे एक वकील साहब, ये जानने के लिए कि ओमेदार क्या होता है, इसका क्या राइट है। और ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 2-3 साल पहले की बात है। तो उनको मैंने एक्सप्लेन किया था, तब उनको समझ में आया। तो ओमेदार भी होता था। और एक जैसे अरेराज मठ का केस हम बहस करने के लिए गए थे, मोतिहारी में 1 सप्ताह रहे थे। तो अरेराज मठ के जो मठाधीश, बहुत पुराना अरेराज में सोमेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है, और 3 बिहार, यूपी और नेपाल से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, और बहुत लोग जानते हैं उनके वो मंदिर के बारे में। तो वहाँ वो बेतिया महारानी रानी भुवनेश्वरी कुंवर ने उनको काफ़ी ज़मीन दिया था, काफ़ी ज़मीन दिया था, और जब कोई ज़रूरत पड़े तो उनको ज़मीन दिया था, और ज़मींदारी भी दिया था। तो उनको, और महंत जो पहला जो महंत थे, बहुत स्कॉलर आदमी थे, उनको भी उन्होंने पर्सनल, महंत को कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी भी दिया था, जिससे कि महंत अपना निजी उपयोग में ला सके, उसके आमदनी का उपयोग निजी। बाकी वो मठ बनाए थे, जहाँ पर मठ जानते हैं, वहाँ पर शिक्षण की व्यवस्था होती थी, वहाँ पर हिंदू सनातन धर्म का शिक्षा दीक्षा दिया जाता था, उनके बहुत सारे शिष्य थे, और प्रवचन वगैरह का कार्य होता था। उस सब के लिए जो मठ को दिया गया, सोमेश्वर नाथ मंदिर और सोमेश्वर नाथ मठ, तो हुआ आइडेंटिटी, आए एक महंत हुए तीनों। तो इसी का डिस्प्यूट सरकार से चल रहा था कई सालों से, तो वो फाइनली रिजॉल्व हुआ। और पहले भी हाई कोर्ट तक उसमें मुकदमा चला था। तो उस केस को जब हम कंडक्ट कर रहे थे, तो उसमें हमको एक मिला था ब्रीथ, BRIT, ब्रीथ। तो ऐसे संस्कृत में ब्रीथ का मतलब होता है कार्य, रोजगार वगैरह। तो ब्रीथ उसी सेंस में आता था कि कोई हिंदू स्कॉलर, सन्यासी या मठाधिपति हों, मठाधीश हों, जो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, प्रवचन देते हैं, लोगों को शिक्षित करते हैं, तो उनको उस काम करने के एवज में, उसी को ब्रीथ कहा गया, तो उनको ब्रीथ में वो ग्रांट मिल गया, जो आज के तारीख में 181 के कैटेगरी BT एक्ट में आएगा। तो उसका खतियान जब बना, सर्वे जब आया, सर्वे के पहले से चल रहा था, सर्वे के बाद आया, तो उसको सर्वे अथॉरिटीज ने लिखा, लैंड के कॉलम में लिखा, जहाँ रईती कॉलम हुआ था उसको लिख दिया ब्रीथ, और लैंडलॉर्ड के कॉलम में लिख दिया महंत सो एंड सो ब्रीथदार। तो ब्रीथ भी उसी ग्रांट के कैटेगरी में आता है। तो ये आप समझ गए। तो आज का यहीं पर कंक्लूड करते हैं, फिर लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो लोगों को बोरियत होती है कि बहुत लंबा लंबा है, थोड़ा शॉर्ट बनाइए, ये भी हमारे पास अनुरोध आया है। तो पार्ट बाय पार्ट हम करेंगे, और फिर अगले लेक्चर में हम फिर इससे आगे की कड़ी जोड़ेंगे। नमस्कार।